जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपका इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटल एंड गोइंग पब्लिक। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें है कि थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड के बिजनेस के लिए जो आप फाइनेंसेस वगैरह कटेंगे उसको किस तरह से करना है, ठीक है। इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल के मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अपनी कंपनी को किस तरह से आपने वैल्यू करना है, डील स्ट्रक्चर, गोइंग पब्लिक, फिर किस टाइम पे आप पब्लिक करेंगे, मतलब वो किस टाइम पे करनी चाहिए, और आपको जिस तरह से उसके शेयर्स वगैरह मतलब लोगों में सेल करने हैं वो उसकी क्या हिसाब होना चाहिए। फिर इसके बाद ये है कि किस तरह से आप अपनी फर्म को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। किस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे, किस तरह से करेंगे। फिर आप लीगल इश्यूज जो आपके हैं उससे रिलेटेड जो आप अपनी फर्म को रजिस्टर करते हुए सारे फुलफ़िल करेंगे। और ये है कि आखिर में जब आपकी कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, ठीक। किस तरह से आपको सपोर्ट मिलती है, ये जिस तरह से भी सारी चीज़ें हैं। चलें तो फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि फाइनेंसिंग द बिज़नेस। इसको 3 चीज़ों में आपकी बुक में जो है वो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरह से बात यह है कि हर फर्म के पास तो कैपिटल उस तरह से नहीं होता, या हर फर्म ऐसी नहीं होती कि जिसके पास से खुद एकदम से लोग आना स्टार्ट हो जाएं। बहुत सी कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने पहले ही शुरू में ही अपना नाम बना लिया, लाइक फेसबुक वगैरह हो गई, इंस्टा हो गई। इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका था, इनके पास एक आइडिया था, लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो भी गया था। जब फेसबुक के बाद बाकी इस तरह से आई, फेसबुक से भी कुछ लोगों को इसलिए पहले से आइडिया था कि किस तरह की चीज़ होगी, क्योंकि वो ऑर्कट वगैरह को देख चुके थे। तो इनके पास फाइनेंस की उस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे और इनके पास एकदम से बस सारी चीज़ें खुलती जा रही थी, सामने रास्ते बनते जा रहे थे। बट हर दफ़ा फर्म्स के साथ इस तरह से नहीं होता, तो उनको फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले जिस चीज़ को आपका इसमें बताया गया है उसमें यह है कि जी जब आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हो तो उसकी फाइनेंसिंग की जो 3 स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले ये आपकी अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग को भी इन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक होती है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल ये होता है कि जिसमें आपके पास कोई एक आइडिया होता है, ठीक है, और उस पर आपने थोड़ा सी वर्किंग करनी होती है और आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है। अब इसके लिए जो आपको पैसे चाहिए हैं या जितनी भी आपको रिसोर्सेज चाहिए इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ही ज़्यादातर शुरू में चाहिए होते हैं, तो वो आपकी जो है इसमें आती है, सीड कैपिटल में आती है। इसके बाद आती है जी स्टार्टअप में। स्टार्टअप में ये होता है कि आप जो है थोड़ी सी ज़्यादा आपको मतलब फाइनेंस चाहिए होते हैं, आपको फाइनेंशियल मसला आपका थोड़ा वीक होता है, इसलिए आपको ज़रा चाहिए होता है। इसमें आपने जो है डेवलपिंग स्टार्ट करनी होती है अपनी चीज़ की, अपने प्रोडक्ट की, या जो भी चीज़ है, सर्विस है, जो भी इस तरह से, ठीक है। और आप अपनी शुरू में थोड़े पैमाने पे उसको सेल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियली नहीं करते। अभी आप इंटरनली कर रहे होते हैं, अपने आसपास के लोगों को खा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं ताकि थोड़ी सी मार्केटिंग भी हो जाए, वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाए, ठीक। और इस हिसाब से आपकी चीज़ थोड़ी सी उनके सामने आ भी जाए तो आपको फिर थोड़े से रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं इसके अगेंस्ट। बट ये है कि आप इसको शुरू में अपने ही उसमें करते हैं, अपने ही सर्कल में करते हैं। बट अगर आपके पास थोड़ी सी, अगर समझ लें कि वो प्रोडक्ट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है या आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं फाइनेंशियल, तो फिर ये है कि आप उसको थोड़ा सा कमर्शियली भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल आया और आपने कितना हाथ में रखना है पैसा और कितना आपने निकालना है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है उस बंदे पे, जो एंटरप्रेन्योर पे, जो ये लेके चल रहा है, और जिस तरह से उसके पास सारी चीज़ें हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करेगा, ये बिज़नेस टू बिज़नेस भी वेरी करेगा, ठीक। इसके बाद ये एक्सपेंशन और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट में आप नेम से ही गेस कर चुके होंगे कि ये जो सेकंड टाइप है इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को। आपके पास जो ये चीज़ें आती हैं इसमें आप जो है थोड़ा सा मतलब तगड़ा होकर काम करते हैं, ठीक। इसमें यह है कि फर्म जो है वो डेवलप करती है अपनी चीज़ों को। इस स्टेज में जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाता है आपके पास। इसके बाद ये है कि इसकी एक्सपेंशन वाले में भी जो स्टेजेस हैं उसमें यही है कि शुरू में आप पहले पैसा इकट्ठा करते हैं और थोड़ा सा एसेट बनाते हैं कंपनी का। सेकंड स्टेज में इसका होता ही है कि आप जो है
ब्रेक इवन वगैरह अचीव करते हैं, या बाज़ दफ़ा होता है कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट वगैरह भी गेन करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेन एजेंडा ये होता है कि आप यहाँ पे अपना ब्रेक इवन तक ज़रूर पहुँच जाएँ, ठीक। और इस एक्सपेंशन वाले की थर्ड और लास्ट स्टेज जो है, इसमें ये है कि आप इसमें अपने फाइनेंसेस को इस तरह से करते हैं कि आप पब्लिकली जा सकें, ठीक है, मतलब अपनी चीज़ को पब्लिक कर सकें, अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी को पब्लिक कर सकें। अब इसके बाद आपकी आती है जी एक्विजिशन वाली पार्ट। ये है जी लास्ट पार्ट आपका। एक्विजिशन में ये होता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज आ चुके होते हैं कि आप जो है किसी अपनी दूसरी एक्विजिशन का मतलब यही होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ कर ले, एटलीस्ट 51% या इससे ज़्यादा कि वो उसके शेयर्स वगैरह परचेज़ कर ले। उसकी रीज़न ये होती है कि आप की कंपनी जब किसी कंपनी दूसरी कंपनी के 51% शेयर जैसे ऊपर ख़रीद ले, तो उसमें फिर आपके हाथ में सारी मैनेजमेंट आ जाती है उसकी। आप उसको फिर उसकी डिसीजन मेकिंग जो कंपनी की है कि वो क्या निकालेगी कंपनी प्रोडक्ट में, क्या सर्विसेज करेगी, किस तरह से करेगी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो एक्विजिशन के जो है उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपके जिस चीज़ को डिस्कस किया बुक में वो है इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट। इसमें जो चीज़ आपकी बताई गई है बुक में वो ये है कि आपके कुछ इस तरह से वर्चुअली इनविजिबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक। ये वो होते हैं जो कि एक सही फिल्दी रिच इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर कबीर बंदे होते हैं ये, ठीक। और ये बिजनेस एंजल्स भी कहलाते हैं, ठीक। ये आपके कंपनीज़ को में इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़्यादातर जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ज़्यादातर उसमें करते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी के स्टेज पर है। जैसे मैंने पिछली 3 स्टेजेस बताई हैं फाइनेंस वाली, कर तीनों में सकते हैं, बट ये है कि ज़्यादातर ये अर्ली स्टेज पे फाइनेंस करते हैं, ठीक। और इसमें फ़ायदा भी इनको फिर यही होता है कि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, बट ये है कि अगर वो कंपनी चल जाए और उसने अपना नाम अच्छा बना ले तो फिर ये उस पर इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये होते हैं अमीर कबीर लोग हैं, ये इस तरह से करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट अपनी चीज़ें कर लेते हैं, अपने शेयर्स ले लेते हैं और उसमें अपनी उस कंपनी में इनकी अपनी एक होल्ड भी होता है, इक्विटी में आ जाती है ये चीज़। फिर इसके बाद है आपका जी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल भी आपका थोड़ा बहुत पिछली वाली चीज़ से ही है, बट इसमें यह है कि थोड़ा सा फॉर्मली सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं वेंचर कैपिटल की, जिसमें आपकी हैं कि जी कुछ प्राइवेट वेंचर फर्म कैपिटल वेंचर होती हैं जो कि कंपनीज प्राइवेट होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होती हैं जो कि स्मॉल बिजनेस वाली होती हैं, ये स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, खुद भी स्मॉल होती हैं, बट इसमें यह है कि इनके पास पैसे ज़रा थोड़े तगड़े होते हैं। कुछ ऐसी हैं कि वो उनके थोड़ी सी बैंक की सपोर्ट होती है। कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं वेंचर कैपिटल की जिसमें आपकी गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, बाकी आप अपना पैसा लगा के काम करते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये दोनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, ठीक। बट ये है कि मेन एजेंडा यही होता है कि वो किसी कंपनी को मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे फाइनेंस करती हैं, बट उनका यही होता है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में और उस कंपनी को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, ताकि वो कंपनी जो है फिर वो फ्लरिश करे और फिर जब वो फ़ायदा उठाती है, प्रॉफिट में जाती है, तो फिर ये लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, मतलब इनको भी फिर पैसे मिलते हैं। इन दो की वजह से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपके बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वो आपके इस इन बिजनेसेस में आए थे 1980s 1990s के। बहुत से आपके जो हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह वो उसमें आए थे बिजनेसेस में, और उन्होंने बहुत से लोगों ने टेक कंपनीज में आके अपने पैसे डालना शुरू कर दिए थे। और बहुत से आपके ऐसे थे एक्टर्स जिन्होंने मतलब उनके को स्टार्स वगैरह सब फर्म्स वो जितने भी मतलब एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे सब ऑलमोस्ट बराबर ही अर्न कर रहे थे एक आध मूवी से, जिस तरह से, ठीक है, एक आध सीज़न में जो वो काम कर रहे थे। बट ये था कि उसमें एक दो बंदों ने इस तरह से इन्वेस्ट किया था और बाकियों ने नहीं किया, और उस टाइम पे उसके फाइनेंशियल वर्थ थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि बाकियों के बैंक अकाउंट्स तो थे वो भरे हुए थे, सबको नज़र आ रहे थे, इसके थोड़े कम हो गए थे, इसने इन्वेस्ट कर दिया था पैसा। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स वो एक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हो गए थे। तो ये वहाँ पे है बहुत ज़्यादा हॉलीवुड में, तो ये उनकी एग्जांपल थी। फिर इसके बाद है वैल्यूइंग योर कंपनी। इसमें थोड़ा सा ये था आपकी कंपनी को कि आपकी कंपनी जो है उसका किस तरह से मतलब उसकी एक वर्थ बनाना, इस तरह से आपके पूरी की पूरी इस चीज़ में आती है, ठीक।
फिर इसमें ये है कि आगे के किस तरीके से आप कंपनी की अपनी वर्थ बना सकते हैं। कुछ इसमें है कि हम मॉनेटरी तरीके से भी बताते हैं, कुछ होते हैं आप वैसे भी बताते हैं, नॉन मॉनेटरी भी होती है। फिर वक्त हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं शुरू में कि जब कोई कंपनी लेके चलती है, फैक्टर्स इन वैल्यूएशन में हम बताते हैं, सॉरी, जो फैक्टर्स इन वैल्यूएशन में होती है सबसे पहले कि जी कंपनी की नेचर क्या है, बिजनेस नेचर क्या है, ठीक हो गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो मतलब कौन लोग लेके आए थे, किस तरह से उन्होंने काम किया था, उनकी अपनी क्या मतलब वो लोग खुद जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, उनकी अपना बैकग्राउंड ठीक है, वो क्लीन है, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी तो नहीं कर रहे। तो आप इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक। फिर आप उनका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डेटा भी देख लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके साथ, तो आप देखते हैं जनाब के जी उनका किस तरह से चल रहा है हिसाब किताब, वो काम ठीक कर रहे हैं अभी तक के, उनकी फर्म कुछ कमा भी रही है कि नहीं कमा रही है, अगर कमा रही है या चाहे पोटेंशियल है उसमें कि वो काम कर सकते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। फिर आप ये है कि जो है आपका वो उनका स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, या वो स्टॉक निकालने में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकती है अगर उनको फाइनेंसेस मिल जाए, उनकी फ्यूचर कैपेसिटी कितनी होगी अर्निंग की, क्या वो लोग अपने मतलब सिंसेयर हैं कि वो सही तरीके से डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है डिविडेंड वगैरह भी देना। कहना आसान होता है कि आप पैसे डिवाइड करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट बाज़ दफ़ा कंपनीज हेर फेर कर देती हैं या किसी तरीके से कि जी कुछ पैसा रख के बाकी कहीं और इन्वेस्ट कर देती है और इस तरह से करती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो अपने उनके साथ सही चल रही है कि नहीं, गुडविल वगैरह आप उनके देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसकी वैल्यूएट करते हैं। इसके बाद दो आप करते हैं उसमें जी रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस आपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ही आपके रेशो एनालिसिस किए जाते हैं। इसमें यही होता है रीज़न कि नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास दो फर्म्स हैं जिनके फ़र्ज़ करें कि बराबर ऑफिस है साइज़ में, और एक फर्म जो है वो अगर समझें कि 100 रुपये कमा रही है मंथली, और एक कंपनी जो है वो 1000 रुपये कमा रही है, तो देखने वाले या बहुत से जो बिज़नेस की एजुकेशन वाले नहीं है वो यही कहेंगे कि जी 1000 रुपये वाली फर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 100 वाली, क्योंकि 1000 रुपये वाली 1000 रुपये मतलब प्रॉफिट अर्न करिए, बट आपको बैक एंड पे देखना पड़ता है। जब आप रेशो एनालिसिस करते हैं फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि आपके पास एग्जैक्ट उसकी वो आ जाती है, फाइनेंशियल वर्थ सामने आ जाती है, ठीक है। कि हो सकता है कि जी 100 रुपीज़ जो अर्न कर रही है फर्म उस टाइम पे उसमें इन्वेस्टमेंट ही 50 रुपए की हुई भी हो, और जो 1000 रुपये वाली फार्म है उसमें इन्वेस्टमेंट कोई 2000 रुपये की हुई भी हो, ठीक। तो फिर वही सारी चीज़ें जब सामने आती हैं फिर आपको सही पता चलता है। तो रेशो एनालिसिस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन माय ओपिनियन। रेशो एनालिसिस आपकी कंपनी की जो सही फाइनेंशियल वर्थ होती है, जो सही आपकी स्टैंडिंग होती है ना, जो सही पोजीशन होती है उस टाइम पे, करंट पोजीशन जो होती है फर्म की फाइनेंस के हिसाब से, वो सामने ला के रख देती है कि जी ये कंपनी इस मौके पे इस उसमें गुजर रही है। कुछ टाइप्स हैं इसकी, लिक्विडिटी रेशियोज हो गए, एक्टिविटी लेवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, और भी बहुत सी रेशियोज हैं, मैंने भी सारी मेंशन नहीं की हैं। आपने फाइनेंस में सारी पढ़ी होंगी तो मैं इसको फर्दर और डिस्कस नहीं करूँगा कि किस तरह से निकालते हैं क्या है, बट मैंने कहा कि मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक वो दे दूँ, ओवरव्यू दे दूँ। इसके बाद है जी जनरल वैल्यूएशन मेथड। जनरल वैल्यूएशन मेथड ये है कि हर किसी का एक अपना भी वो होता है कि किस तरह से करना है। हर बंदा एक अपने हिसाब से देखता है कि जी कितना उसके पास इन्वेस्टमेंट है, कितनी डिज़ायर्ड है उसकी, फिर कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस हिसाब से आप जो है फिर उसके करते हैं। लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ एन इंटरनेट कंपनी। इंटरनेट कंपनी को अगर आप देखें कि जी आपके पास कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके सामने एक मतलब वो एक ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, और उस पर आपको नहीं पता कि आप उसके मतलब वो काम की है कि नहीं, क्योंकि एक फर्म जो है फ़र्ज़ करें वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें आपके लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा सा आसान है, या किसी और बंदे को दिखाना कि जी ये मेरी कंपनी है और मैं ये काम करता हूँ और ये मेरा सारा इक्विपमेंट लगा हुआ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो बाकियों का ये है कि वो जब देखेंगे उस कंपनी को तो उनको देखने में चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो फिज़िकल एविडेंस यानी समझ लें उनके लिए होगा कि जी ये काम करती है, तो उनके लिए थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करना ईजी होगा। बट इंटरनेट कंपनीज जो होती हैं उसमें ये होता है कि वो ज़रा सामने सुमने नहीं होती हैं, तो उसमें फिर ये है कि लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि उस पर थोड़ा सा आप पे वो करें, ट्रस्ट करें। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा
हेजिटेट करते हैं कि हम इसमें करें कि ना करें इन्वेस्ट, तो फिर ये है कि इस पर आपको थोड़ी सी गट फीलिंग भी होती है। बट ये है कि अब आजकल के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इसी तरह से चल रही हैं। दराज होगी या ये बाकी कंपनीज होगी, सारी इंटरनेट कंपनीज हैं, इनके पास अपना कोई ऐसा उस तरह से स्टॉक कोई भी नहीं है। पर ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी से चीज़ें परचेज़ करते हैं और आपको देते हैं। अली बाबा आपकी इस तरह से है, और लोग उसने अपनी अपनी फाइनेंशियल इतनी वो बना ली। अमेज़ॉन होगी, तो ये सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बना ली है। खैर अमेज़ॉन अपना स्टॉक रखता है मेंटेन, उनका है, वो काफ़ी हद तक अपना स्टॉक मेंटेन खुद भी करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो नहीं करती हैं, और वो उनकी बस एक फेस वैल्यू इतनी अच्छी बन गई है कि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये फिर इस तरह से है कि इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपकी फिर थोड़ी सी गुडविल होती है, थोड़ी सी आपकी इसमें अपनी गट फीलिंग भी होती है। फिर इसके बाद है जी डील स्ट्रक्चर। डील स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? डील स्ट्रक्चर ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना एंटरप्रेन्योर के बीच में और जो फंडिंग्स कर रहा है, इसको डील स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक, फिर उसमें थोड़ा सा आपके डील स्ट्रक्चर में आपका डिपेंड करता है कि आपने क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप कितना उसको उसके अगेंस्ट जो है वो इक्विटी देंगे या कितना आप उसको प्रॉफिट देंगे, या जो भी हिसाब किताब है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट हर किसी का डिफरेंट होता है। पर यह है कि डील स्ट्रक्चर में ओवरऑल यही बात की गई है। अच्छा, इसके बाद आपका है जी गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक ये है कि जी आपने जब सारे काम कर लिए, मतलब आपकी कंपनी फ्लरिश कर चुकी है, अब ये है कि अब आपके पास एक टाइम आ गया कि अब आप इसको पब्लिकली इसके शेयर्स वगैरह निकालें। ठीक, तो यहाँ पे आपकी फिर ये बात आ जाती है कि आप जो है अपने कंपनी को जो है ज़्यादा बड़े पैमाने पे करने के लिए आपको पैसे वगैरह भी चाहिए। तो फिर ये है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स वगैरह निकालते हैं और उसको पब्लिकली पब्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें यह है कि आप अपनी फ़ायदों में कि जी आपकी कंपनी की जो है वो वर्थ बढ़ती है। ठीक है, लोगों के सामने उसके और नाम आ जाता है, पैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ कैपिटल के लोग वो जो ख़रीदते हैं आपके शेयर्स वगैरह, तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी सिचुएशन में पैसे वगैरह दरकार हैं, ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप किसी बैंक के पास भी जा सकते हैं कि देखें हमारे पास जो है ये हमारे शेयर्स हैं और इसने कि हमारी इतनी तगड़ी कंपनी और हम इस टाइम पे कुछ और मतलब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं बिज़नेस और कहीं नई चीज़ ला के आना चाह रहे हैं, तो हम आपसे लोन ले लेते हैं। तो वो उसकी कंपनी की इतनी वर्थ होती है कि बैंक्स भी उसको फिर दे देते होते हैं, और जो बड़ी फर्म्स होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भी उनके साथ आप वो कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब आसानी से मान जाते हैं। ठीक है, पर यह है कि इसके नुकसान वगैरह भी होते हैं। ठीक है, आपको जो है अपनी कंपनी का सारा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। आप हर चीज़ तो नहीं बता सकते, बट ये है कि जब आप पब्लिक जाएंगे तो फिर आपको बतानी पड़ेगी। जब आपको बतानी पड़ेगी तो फिर आपको ये है कि सारी चीज़ें फिर जब सामने आ जाती हैं तो फिर लोग सवाल भी करते हैं डिफरेंट। ठीक है, हर किसी की एक अपनी सोच होती है, फिर वो अपने हिसाब से अपने सवाल करता है और आपको फिर आप लाइबल होते हैं कि आपने आंसर देना है। ठीक, यू आर बाउंड टू आंसर एवरीवन। फिर इसके बाद ये है कि जी आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, वो भी उस पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उसको अर्न करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को सेटिस्फाई रख सकें, उनको खामोश रख सकें। बाकी ये है कि आपका थोड़ा सा कंट्रोल भी लूज़ हो जाता है 19-20। ओवरऑल तो कंपनी में आपका ही कंट्रोल होता है, बट ये है कि जब आप पब्लिक में जाते हैं, इस तरह से पब्लिक कर देते हैं अपनी कंपनी को, फिर एक ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका भी बंदा आ जाता है और फिर वो भी अपनी वो इन्फ्लुएंस दिखाता है, तो फिर इस तरह से होती है। बट इंटरनल पॉलिटिक्स को हम निकाल भी दें तो फिर फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट समझने जिस तरह से कि बिज़नेस नेचर क्या है, बिज़नेस नेचर पे डिपेंड करता है कि पब्लिक जाने का फ़ायदा है भी कि नहीं। ठीक, इसके बाद ये है कि टाइमिंग्स ऑफ गोइंग पब्लिक एंड अंडर राइटर सिलेक्शन। टाइमिंग्स में सबसे पहले ये है कि आपकी कंपनी जो है वो क्या इस टाइम पे ठीक है, यानी इसके लिए ये वक्त कि ये पब्लिक जा सके। ठीक है, इतनी बड़ी क्या ये कंपनी है कि इसको पब्लिक में इसके शेयर इस तरह से निकलने चाहिए। ठीक, कोई बहुत छोटी कंपनी है तो क्या नुकसान ही होता है, आप आपस के किसी बंदे को पकड़ लें और उसी से उधार ले लें या उसी से ही आप थोड़ा सा वो कर लें बिज़नेस के साथ। बिज़नेस मतलब बिज़नेस इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आप आपस में कर लें। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फार्म नहीं है तो आप आपस में कर लें, लेकिन यह है कि अगर क्या आप कंपनी अगर बड़ी है तो फिर आप इस तरफ जाएँ। ठीक है, कंपनी की इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि वो पब्लिक पे जाने से पहले ये सोचे कि मुझे डिविडेंड वगैरह भी देने होंगे। ठीक, तो कंपनी की अर्निंग होनी चाहिए, आंखें बंद करके उधार नहीं रहना चाहिए। ठीक, फिर
कंपनी जब पब्लिक हो रही है तो उसकी प्रोडक्ट का उस टाइम पे या इन फ्यूचर इतना वो होगा इम्पैक्ट कि लोग उसको परचेज़ करेंगे उनकी प्रोडक्ट को और वो उसके अगेंस्ट चीज़ें ख़रीदेंगे, ठीक है। वो फेवरेबल चीज़ें बनाते भी हैं कि नहीं कस्टमर्स के लिए, फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी भी कि नहीं उसके लिए। मैं यहाँ पे मतलब कोई कंपनी है वो एसी बनाती है, वो अंटार्कटिका में क्या जाके करेगी, ठीक, इतनी ठंड होती है वहाँ पे, तो एसी का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। वैसे आपको थोड़ी सी लेम एग्जांपल है बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए वो प्रोडक्ट वो सही वाली चीज़ दे भी रही है कि नहीं दे रही, कि वहाँ के लोगों में वो ऐसी जगह पे जाके वो प्रोडक्ट बना रही है जिसका कोई ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है ख़रीदने के हिसाब से। तो डिपेंड करता है इस हिसाब से क्या उस कंपनी को उस टाइम में पैसे चाहिए भी है, वो मजाक मजाक में पब्लिक हो रही है, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप फिर पब्लिक करेंगे कंपनी को तो फिर ये कि इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करेंगे, फिर डिविडेंड भी देने पड़ेंगे और लोग जो हैं वो शेयर्स के अगेंस्ट फिर आपसे अपनी चीज़ डिमांड भी करेंगे जो उनका हक है। तो ये है कि अगर आपको मनी नहीं चाहिए तो फिर आप उसको पब्लिक ना करें उस टाइम पे। और फिर वक्त यही है इसमें टाइमिंग्स वगैरह में कि ये सारी चीज़ें आती थी। फिर अंडर राइटर सिलेक्शन है। अंडर राइटर ये होते हैं जो आपके जो शेयर्स को आगे बिकवाते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस तरह से वो करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि ये खुद ही परचेज़ कर लेते होते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंपनी किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू बिकवाती है सारे शेयर्स। तो होता ही है कि बाज़ दफ़ा कुछ शेयर्स नहीं भी बिकते तो फिर ये थोड़े कम पैसों पे ले लेते होते हैं। ये डिपेंड करता है हर कंपनी टू कंपनी, एरिया टू एरिया, सारे हिसाब से। बट ये है कि अंडर राइटर सिलेक्शन में यही बात हुई है कि आप सोच के अपना वो बंदे लेके आएँ, वो टीम लेके आएँ जो कि आपके स्टॉक को बिकवाने में आपकी मदद करें, ठीक। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट एंड टाइम टेबल। प्रॉस्पेक्टस की सबसे पहले इसमें बात हुई है। प्रॉस्पेक्टस वही होता है जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का था, जिसमें आप बताते हैं कि जी हम ये सारे काम करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जो है वो सारी वो ऑफरिंग्स होती हैं, जिसमें आप बताते हैं जैसे कॉमसर्ट्स बताती है कि या फास्ट यूनिवर्सिटी बताती है या एयर यूनिवर्सिटी, हर कंपनी मतलब हर उसमें यूनिवर्सिटी में बताती है कि जी हम जो है वो ये डिग्री कराते हैं, इतने टाइम में कराते हैं, ये कोर्सेज कराते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हैं। इस तरह से ये आपको मैंने एग्जांपल दिया। इस तरह से कंपनी जो होती है ना वो अपनी सारी की सारी चीज़ें बताती है कि हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, किन को हमारे मतलब कंपनी की डिटेल चीज़ें उसमें होती हैं, सारी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये सारे आपके जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं ना उनके लिए होती हैं, ताकि आप उनमें वो डॉक्यूमेंट्स को बांट सकें, ठीक हो गया। इसके बाद है जी आपकी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। आपके पास कंपनी का जितना भी मटेरियल है, जो कुछ भी है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है ना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ शेयर करते हैं, ठीक। और आप उनके साथ जब शेयर करते हैं तो आप फिर उनके अपने आप को रजिस्टर कराने की चाह रहे होते हैं, ठीक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में। या आपने अपने बिजनेस के जो शुरू के कोर्सेज हैं उसमें पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में पढ़ी हुई होंगी चीज़ें कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, किस तरह से बात होती है, किस तरह से काम चलते हैं, ठीक। इसके बाद है जी लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ यही हैं, आपकी बुक में तो थोड़ी सी बाहर के मुल्क के हिसाब से सारी बात लिखी हुई है, बट ये है कि हर मुल्क का अपना काम है, अपने मुल्क के हिसाब से चलते हैं। तो ये है कि आप अपने सारे लीगल इश्यूज़ पूरे करते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें डेफिनेटली है कि जी आप फाइलर बने, आप कंपनी को रजिस्टर कराएं, बैंक अकाउंट्स बनाएं, सारी चीज़ें लदा करें, डिक्लेयर करें आप अपने एसेट्स कितने हैं, कंपनी में कितने लोग हैं, क्या काम करती है, क्या काम करना चाहती है, सारी चीज़ें हैं वो सारे फिर आप अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। फिर आफ्टर गोइंग पब्लिक ये है कि जी आप मतलब आपने अपने शेयर निकाल दिए, सारे काम कर दिया है, बिग गेट, ठीक। अब आफ्टर मार्केट सपोर्ट वही जिस तरह से आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, टेक सपोर्ट होती है। तो ये सारे के सारे यूजली वही होते हैं जो कि आपके वो पिछली आपने स्लाइड में पढ़ा था अंडर राइटर का, ये ज़्यादातर वही होते हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं मार्केट में आने के बाद, ठीक। वो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कि यहाँ पे आपको ये इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, मार्केट में लोग इस तरह से डिमांड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं। फिर रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल कम्युनिटी, ये आपकी वो होती है कम्युनिटीज़ जिसमें आपको ये है कि जाने के बाद आपको अगर फर्स्ट करें कहीं पैसे चाहिए या कोई इस तरह से मौक़ों पे कुछ होता है कि आपको थोड़े अरसे के लिए के पैसे चाहिए या कुछ इस तरह से, तो फिर आप फाइनेंशियल कम्युनिटी वाले या आपने अपनी चीज़ें सेल वगैरह करनी है उनके थ्रू करनी है, जो भी है इस तरह से। तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ आपका किस तरह का रिलेशनशिप है। और आखिर में आपका जी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से जो भी रिपोर्ट्स हैं कंपनी की, वो सारी की सारी चीज़ें हैं
अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं। उसमें कुछ कंपनीज़ की होती हैं कि वो अपनी सेमी एनुअली भी बनाती हैं, कुछ होती हैं कि क्वार्टरली भी बनाती हैं। एनुअली तो मैंडेटरी है, वो तो आपने बनानी ही बनानी है, बट कंपनी इंटरनली अपने लिए पहले ही हाफ के हिसाब से बनाती रहती है ताकि उनके लिए ईजी हो के एंड में जो है वो मतलब सारे के सारे इकट्ठा काम जमा करके फिर करने से बेहतर ये है कि वो ये कहते हैं कि हम जी इसको 4 महीने के हिसाब से 4 दफ़ा डिवाइड कर लें, या 6 के हिसाब से 2 दफ़ा कर लें, सॉरी 4 के हिसाब से 3 दफ़ा कर लें, या एक 2 दफ़ा 6 करके कर लें, क्योंकि इकट्ठे 12 महीनों का काम टफ़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 6 मंथ्स का या 4 का। ठीक, तो ये आपकी ओवरऑल चैप्टर की पूरी वो थी डिटेल थी, जिसमें मैंने इस पर सारी चीज़ें तकरीबन कवर करने की कोशिश की हैं। स्टिल अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे फिर लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपके फिर क्यूरीज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।